हेलो, माय नेम इज़ रीना और हम यहाँ पे सेकंड लेक्चर में आ गए हैं बायोकेमिस्ट्री सीरीज़ के। तो मैंने कुछ एमसीक्यूज़ दिए थे जो कि कैट-पी, आइज़ैक, आईआईटी जैम और कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू पैट से रिलेटेड थे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने अपनी तरफ से दिया है, विच आर द फॉलोइंग इज एन इम्यूनो एसिड। तो मैंने यहाँ जानबूझ के इमीडिएट लिखा है और काफ़ी सारे लोगों ने इसी को ही करेक्ट किया है, जबकि करेक्ट आंसर है प्रोलीन। और मैंने स्पेशल केसेस में बता दिया था प्रोलीन और ग्लाइसिन के बारे में एक्सटेंसिवली कि प्रोलीन में सेकेंडरी अमाइन होता है, इसलिए इसे इमीनो ग्रुप कहा जाता है। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड हैज नॉन पोलर एंड एलिफेटिक साइड चेन। नॉन पोलर की बात आ गई तो हम हाइड्रोफोबिक में जाएंगे, जो कि हमने यहाँ पे निमोनिक जो हमने पढ़ा था, कवली, मैथ, पीसी, डब्ल्यूएफ। अब इनमें से देखो कौन सा हाइड्रोफोबिक है यहाँ पे। कावली जी इज फॉर ग्लाइसिन, तो ग्लूटामिन रिजेक्ट हो जाता है। टी तो यहाँ पे है ही नहीं, टायरोसिन। ओके, तो टायरोसिन क्या है आपका, हाइड्रोफिलिक है, तो ये भी रिजेक्ट हो जाता है। कावली एल, एल इज फॉर ल्यूसिन और ये यहाँ पे है और इसके पास ब्रांच्ड एलिफेटिक चेन होती है, तो आंसर इज ल्यूसिन। हिस्टिडीन जो है वो भी आपका हाइड्रोफिलिक है अमीनो एसिड, और एच तो आपको यहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रहा, तो ल्यूसिन इसका करेक्ट आंसर है। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग सेट पिक द वन दैट इज हाईली हाइड्रोफोबिक, और ये आइजैक बैंगलोर जो है उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आप इसमें वापस से देखोगे कि हाइड्रोफोबिक, वापस से यही निमोनिक देखोगे। ठीक है, एस्पार्जिन और ग्लूटामिन आपको पता है ये हाइड्रोफिलिक है और आपको यहाँ पे दिखेंगे भी नहीं। आर्जिनिन और सीरीन आपको पता है कि ये बेसिक और एसिडिक अमीनो एसिड की बात हो रही है, तो ये हाइड्रोफिलिक है, तो ये तो रिजेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखो घवली जी तो नहीं है, ठीक है। ए फॉर अलानिन है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन है, कार्बोनिल, पीसी, पीडब्ल्यूएफ, एफ इज फॉर फिनाइलएलानिन, वो भी है। वलाइन कार्बली में आता है, भी है। तो ये है मोस्ट हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड की चेन। ठीक है, बाकी आप देखोगे कि इनमें तो एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड दिखाए गए हैं और ये जो होंगे वो हाइड्रोफिलिक होंगे। अब इस क्वेश्चन में आता है जो द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज एकाइरिन। ये तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या फिर जो ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो अपने पीजी एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज एकाइरन। ये भी हमने स्पेशल केसेस में ले लिया था कि अब इसका आंसर क्या होगा, लाइसिन। ठीक है, जिसमें कि आर ग्रुप भी हाइड्रोजन होता है और जो थर्ड मॉलिक्यूल होती है वो भी हाइड्रोजन रहती है। विच चूज द बेसिक पेयर। अब ये है आपके उस क्या बोलते हैं प्रोटीन लेटर कोड में से। ठीक है, और लेटर कोड आपको मैंने बता दिए थे, और बेसिक पेयर आपको पता है कि एक ही है, वो है आर्जिनिन और लाइसिन, हाईली बेसिक, और ये हिस्टोन प्रोटीन्स बनाते हैं, ये भी मैंने बताया था आपको। तो उनका प्रोटीन कोड है के एंड आर। अब देखो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, नॉन एसेंशियल को हम रहने देते हैं, एसेंशियल पढ़ते हैं। तो एसेंशियल अमीनो एसिड क्या है, जो कि हमको जिनकी ज़रूरत है। ठीक है, वो भी किसके थ्रू, डाइट के थ्रू। इसलिए ज़रूरत है क्योंकि वो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। जो भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है जिसमें से अमीनो एसिड बनते हैं, वो ये जो एसेंशियल अमीनो एसिड है जो कि 9 इन नंबर है, यूजुअली जो 9 इन नंबर होते हैं, और जो कुछ स्पेशल केसेस में ये 11 भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी नहीं बनाती है, वी नीड इट थ्रू डाइट, डाइटरी प्रोटीन के थ्रू। और आपको पता है कि प्राइमरी जो डाइटरी सोर्स है वो है प्लांट्स। ठीक है, और हर्बीवर्स जो होते हैं, जो कि आप वेजिटेरियन होंगे, वो तो डायरेक्टली प्लांट से ले लेंगे। जो कार्निवर्स होते हैं वो थोड़े कम अमाउंट में मॉडिफाइड अमीनो एसिड लेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसका भी एक निमोनिक है। ठीक है, जो कि 9 एसेंशियल है, जो कि हमेशा हमको डाइट से चाहिए ही होते हैं, और 2 है जो कि स्पेशल केसेस में चाहिए होते हैं। तो ये जो 9 का निमोनिक है वो है प्राइवेट टीम हॉल। प्राइवेट को आप पीवीटी मानो, टीम को आप टीआईएम, हॉल को HALL। ठीक है, तो P फॉर पीएच फिनाइलएलानिन, V वलाइन, T फॉर ट्रिप्टोफैन, T एक और T थ्रियोनिन,
आइसोल्यूसिन, एम मिथ्योनिन, एच हिस्टिडीन, एल ल्यूसिन, एल लाइजीन। ओके, और यहाँ पे अब मैंने आपको लेटर कोड भी बता दिए इनके। अब देखो कुछ स्पेशल केसेस जो मैं एक्स्ट्रा 2 की बात कर रही थी, वो स्पेशल केसेस क्या है? वो है आपके आर्जिनिन और हिस्टिडीन। आपको पता है कि ये दोनों ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है और ये चार्ज्ड हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड है, 8 फिजियोलॉजिकल पीएच। ठीक है, आर्जिनिन का लेटर कोड आर, हिस्टिडीन का एच। तो ये कंडीशनली एसेंशियल होते हैं। कुछ ही आपके जो ग्रोथ स्टेजेस होती है आपकी बॉडी में, उस स्टेज पे ये आपको डाइटरी प्रोटीन के थ्रू चाहिए होती है। ठीक है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में उस ग्रोथ स्टेज में, उस पर्टिकुलर स्टेज में ये एसेंशियल क्वांटिटी में नहीं बनती है। और वो स्टेजेस कौन कौन से हैं? जब आपकी ग्रोथ हो रही होती है, ग्रोथ इन द सेंस जब आप प्रेग्नेंट होते हो, या फिर आप एडोलेसेंस के थ्रू जा रहे होते हो, या फिर आप किसी ट्रॉमा से रिकवरी कर रहे होते हो, तो उस केस में आपको हिस्टिडीन और आर्जिनिन, इन दोनों अमीनो एसिड को डाइटरी प्रोटीन के थ्रू लेना पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी में सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं बनती। ठीक है, और जो नॉन एसेंशियल है वो उनकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमारी बॉडी खुद ही बना रही है उसको। ओके, किसके थ्रू? मेटाबॉलिज्म के थ्रू। अब देखो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। अमीनो एसिड, अब हमने अमीनो एसिड तो यूनिट था, अब हमने प्रोटीन पढ़ना है, तो उन अमीनो एसिड को जुड़ना पड़ेगा एक दूसरे के साथ चेन बनाने के लिए। तो ये ऐसे ऐसी चेन बनाएंगे, काफ़ी अलग अलग सारी चेन बनाएंगे, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे, सेकेंडरी टर्चरी ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना देंगे। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए उन्हें जोड़ना तो पड़ेगा, उस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, CONH। देखो हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड को इस तरह से लिख देते हैं और NH2 को हम इस तरह से लिख देंगे, तो यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। कंडेंसेशन में आपका वाटर लॉस हो जाएगा, आप इसको डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। ओके, वाटर लॉस हो गया तो इसको इस तरह से, ये जो बना हमारा, ये है पेप्टाइड बॉन्ड CONH। ओके, अब हमने स्पेशल केसेस में ये भी देख लिया कि इंसुलिन है, उसमें आपके पास एक लंबी वाली चेन है, एक छोटी वाली चेन है। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो ये जुड़ी होंगी डाइसल्फाइड बॉन्ड से। हमने पढ़ा था कि डाइसल्फाइड बॉन्ड कौन सा अमीनो एसिड ज़्यादा बनाता है? सिस्टीन। ये CH2SH। SH क्या है? थायरोइड ग्रुप। ओके, तो इस तरह से 2 सिस्टीन जुड़ गए, 2 R ग्रुप आमने सामने आ गए हैं, तो फिर क्या हो जाता है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाती है। ऑक्सीडेशन इज H का लॉस या फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस, एक ही बात होती है। ठीक है, रिडक्शन क्या होता है? H को गेन कर दिया या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया। ओके, H का लॉस हो जाता है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कहाँ जाएंगे? आपको एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन चाहिए होता है, वो उसके पास चले जाएंगे। ओके, आपके जो ब्लड एनवायरनमेंट होगा वहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ पास हो जाएंगे और हाइड्रोजन H2 रिलीज हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे डाई सल्फाइड बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह से क्या होता है कि आपके ये लिंक, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पॉलीपेप्टाइड बना हुआ है इंसुलिन का, एक लॉन्ग एक शॉर्ट, जहाँ पे ये डाइसल्फाइड बॉन्ड रेजिड्यू होंगे, तब जाके यहाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा। अब देखो ये क्या हो गया यार। ओके चलो, अब देखो एरोमेटिक अमीनो एसिड हमने पढ़े थे, 3 एरोमेटिक अमीनो एसिड है हमारे पास, फिनाइल एलेनिन और ट्रिप्टोफैन। ठीक है, ये दोनों ही क्या है? हाइड्रोफोबिक है। और जो टायरोसिन है, इसका अलग से एक मेटाबॉलिज्म में चैप्टर आता है, टायरोसिन मेटाबॉलिज्म। ओके, तो ये है हाइड्रोफिलिक। अब देखो ये 3 एरोमेटिक जो अमीनो एसिड है वो यूवी एब्सॉर्ब करते हैं, यूवी रेडिएशन एब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, और ये कुछ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ में अपनी यूवी को एब्सॉर्ब करते हैं। ओके, जो ट्रिप्टोफैन है वो हाईएस्ट एब्सॉर्बेंस शो करता है 280 नैनोमीटर में, टायरोसिन 274 नैनोमीटर में, और फिनाइल एलेनिन 257 नैनोमीटर में। ओके, तो हम इस एरोमेटिक अमीनो एसिड की ये जो यूवी एब्जॉर्प्शन, जो इनका फिनोमेनन है, उसके थ्रू ये पता लगा सकते हैं कि आपको कोई सॉल्यूशन दिया है तो उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी कितनी है। ओके, वो जब इनमें ये एरोमेटिक अमीनो एसिड होंगे, और यूजुअली क्या होता है हमारे पास एक, जिसका नाम है पीर लैम्बर्ट,
तो क्या होता है कि इसमें जो 280 नैनोमीटर, ओके, एब्जॉर्बेंस 280 नैनोमीटर में पर्टिकुलरली देखी जाती है। ओके, 280 में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेंस किसकी होती है? ट्रिप्टोफैन की। ओके, और ये है आपके पास ये जो इज फॉर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, सी हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है जो आपने सोल्यूशन का लिया है, और एल है आपका लेंथ ऑफ सेल। एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप मेजर कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जो प्रोटीन की डिटर्मिनेशन इससे हो जाती है। जो ये ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन है, इन दोनों की यूवी एब्जॉर्प्शन यूजुअली फिनाइल एलानिन से ज़्यादा होती है, 8 to 80 नैनोमीटर। ओके, तो ज़्यादातर इन दोनों की ही क्वांटिटी, इन दोनों की ही जो फ्लोरेसेंस जो होती है वो नज़र आती है। और ये सब हम किससे मेजर करते हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और इसकी स्टडी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ओके, तो ये जो जैसे मैंने बताया, W इज फॉर ट्रिप्टोफैन और Y इज फॉर टायरोसिन। ठीक है, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस 80 नैनोमीटर में। तो ये क्या करते हैं, जब एब्जॉर्ब कर देते हैं यूवी रेडिएशन, तो ये फ्लोरेसेंस रिलीज करते हैं, तो आपको पता लगता है कि इस सोल्यूशन में प्रोटीन है। अब देखो, मैंने पहले ही आपको पीएच और पीके वैल्यू वगैरह, पीके तो नहीं बताया था, लेकिन पीएच में आपको बताया था कि अमीनो एसिड किस तरह से अपनी जो है स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। ठीक है, तो देखो फिजियोलॉजिकल पीएच में मैंने बताया था कि ज़्यूटराइन की तरह बिहेव करते हैं, जहाँ पे आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों हैं। ओके, तो एक पीएच जब एसिडिक होता है, वहाँ पे आपका हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो क्या होता है कि सारे प्रोटोनेट हो जाते हैं फंक्शनल ग्रुप। देखो, CO कार्बोक्सिलेट आयन भी प्रोटोनेट हो गया है और कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया है। NH3 तो प्रोटोनेट है ही, तो ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव। अब देखो, पीएच बेसिक हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम है और ज़्यादा किसकी है? OH की। तो क्या एसिड तो अपना लूज कर ही देगा हाइड्रोजन। ओके, ये डीप्रोटोनेट हो गया, इनफैक्ट ये बेस भी डीप्रोटोनेट हो गया है, तो ओवरऑल चार्ज नेगेटिव। तो देखो, ये जो एबिलिटी टू लूज हाइड्रोजन, ठीक है, जैसे कि आपके पास एसिडिक पीएच में क्या होता है कि बहुत सारे प्रोटोनेट हो गए हैं क्योंकि H कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ओके, अब क्या होता है कि जब जब ये पीएच बढ़ने लगता है, ठीक है, बेस की ओर मूव कर, न्यूट्रल और फिर बाद में बेस की ओर मूव करने लगता है, तो क्या होता है कि एसिड अपना एसिडिक फॉर्म शो कर देता है, वो H लूज करने लगता है। तो ये एबिलिटी टू लूज हाइड्रोजन, कितनी जल्दी ये अपना हाइड्रोजन लूज कर देगा सोल्यूशन में, उसे कहेंगे pKa वैल्यू। ठीक है, तो यह है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो फिर देखो, ये लूज कर दिया, ये pKa1 हो गया और ये बन गया है यहाँ पे ज़्यूटराइन। ठीक है, और फिर उसके बाद वापस से अब किसकी बारी है हाइड्रोजन लूज करने की? इस अमोनियम आयन की। ठीक है, इसने भी लूज कर दिया और ये बन गया इसका pKa वैल्यू, यानी कि जिस पीएच में इसने अपना हाइड्रोजन लूज किया वो pKa1, जिस पीएच पर पहुंचने तक इसने अमीनो ने अपना हाइड्रोजन लूज किया वो है pKa2। ओके, और फिर पीआई मेजर करते हैं हम। ठीक है, पीआई इज ज़्यूटराइन कहाँ बन रहा है? आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। ठीक है, आइसोइलेक्ट्रिक मीन्स पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, ओवरऑल जीरो चार्ज है। ठीक है, वो किस पीएच में बन रहा है वो हमने कैसे फाइंड आउट करना है? पहले तो हम देखते हैं pKa1। ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन लूज किस पीएच में हुआ है। उसके बाद pKa2, यानी कि जो अमोनियम आयन का हाइड्रोजन किस पीएच में लूज हुआ है, यानी कि जो ज़्यूटराइन बन गया है। ठीक है, आपको उसके राइट वाला pKa लेना है और लेफ्ट वाला pKa, राइट वाला pKa2, लेफ्ट वाला pKa1, ओवरऑल इसका अपॉन 2। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पता लग जाएगी। अब देखो, एसिड बेस को हम ब्रोंस्टन क्लोरी कॉन्सेप्ट से देखते हैं। ठीक है, एसिड जो है कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन लूज कर सकता है, और पहले तो वो एसिड होता है। ठीक है, जब वो हाइड्रोजन लूज कर देता है तो उसका बन जाता है कॉन्जुगेटेड बेस।
यानी कि उसके बाद फिर से एबिलिटी आ जाती है हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने की, ठीक है। हाइड्रोजन को मिस करता है वो, तो वो कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। और कोई भी चीज़ बेस होती है जब वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। जब वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या होता है कि उसे अब हाइड्रोजन बुरा लगने लगा है, तो वो सोचता है कि हाइड्रोजन को मैं लूज कर लूँ, ठीक है। तो वो कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है अब, ठीक है। हाइड्रोजन लूज करने वाले सब्सटेंस को एसिड बोलते हैं, क्योंकि तो जब बेस ने एक्सेप्ट कर दिया हाइड्रोजन तो वो लूज भी करना चाहेगा बाद में, तो वो उसका बेस 2.0 वर्जन होगा, जो कि जिसको हम कॉन्जुगेट एसिड बोलेंगे, ठीक है। अब देखो एग्जांपल लेते हैं। मान लो एसिड आपके पास HCl है, बेस आपके पास वाटर है, ठीक है। इससे बन गया आपका Cl नेगेटिव और यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। अब देखो एसिड ने जब हाइड्रोजन लूज कर दिया तो Cl नेगेटिव बन गया। Cl नेगेटिव क्या है? एक कॉन्जुगेट बेस है। कॉन्जुगेट बेस इसलिए है क्योंकि अब ये चाहता है कि हाइड्रोजन आ जाए इसके पास, ताकि इसको स्टेबल किया जाए। H2O जो बेस है उसके पास एबिलिटी है हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने की, उसने एक्सेप्ट कर भी दिया H3O पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि अब ये आयन बन चुका है, अनस्टेबल है, ये इसको अपना चार्ज क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है पूरे मॉलिक्यूल में। तो ये चाहेगा कि ये लूज करे हाइड्रोजन जल्दी से जल्दी स्टेबल होने के लिए, और ये कॉन्जुगेट एसिड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो अब देखो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या होती है। किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ होती है कि वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, आयनाइज इन द सेंस वो डिप्रोटोनेट हो जाए, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग होते हैं एसिड वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली जो होते हैं आयोनाइज होते हैं एक्वा सोल्यूशन में, ठीक है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम HCl लिया है अपने सोल्यूशन में, मान लो 50 ml है और 50 ml में आपके पास जितने भी HCl मॉलिक्यूल है वो सारे डिप्रोटोनेट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर ये HCl हाईली एसिडिक है भी तो, स्ट्रॉन्ग एसिड है भी तो, वो क्या होगा 90 आउट ऑफ 100% डिप्रोटोनेट हो जाएंगे। देन हमारे पास बात आती है वीक एसिड की, और ये वीक एसिड बहुत ही पार्शियली डिप्रोटोनेट होते हैं, ठीक है। मान लो 10 आउट ऑफ 100 होंगे जो आपका एसिटिक एसिड है, ठीक है। मान लो HA आपके पास एसिड है और ये H पॉजिटिव और A नेगेटिव में ब्रेक हो गया है, क्या हो गया है, डिसोसिएट हो गया है यहाँ पे। अब इसके पास एबिलिटी है, क्योंकि ये यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड और बेस बन चुके हैं, तो इसके पास एबिलिटी है कि ये वापस से री एसोसिएट हो जाए और He बना दे दोबारा से, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है अटेन हो जाता है। एक टाइम पे इक्विलिब्रियम ऐसा नहीं है कि भाई 50% ऑफ द सोल्यूशन क्या बन चुके हैं, H पॉजिटिव A नेगेटिव, ऐसा नहीं होता है। इक्विलिब्रियम होता है जब ये टूट रहा है फिर से बन रहा है, टूट रहा है बन रहा है, ये जो है प्रोसेस कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस कंटिन्यू दिखने लगता है। ये नहीं है कि इक्विलिब्रियम की हाफ ऑफ द He जो है वो ये डिसोसिएट हो गया है, ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूअस रिएक्शन चली हुई है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है। बन भी रहा है टूट भी रहा है, बन भी रहा है टूट भी रहा है, HA बन रहा है फिर HA टूट रहा है, फिर वही HA टूटा हुआ फिर से बन रहा है, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम जब अटेन होती है उसको के इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं Ka, जो कि है आपका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। जो कि प्रोडक्ट का है, कॉन्सेंट्रेशन हम मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, एसिड के कॉन्सेंट्रेशन से। इस तरह से ये मेजर किया जाता है। अब एसिडिक जो स्ट्रेंथ है उसका वन एंड ओनली आप देख सकते हो कि जो बिल्कुल आपको लेजिट सोर्स से देखना है कि किसी की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, वो Ka वैल्यू से ही होगी। अब देखो Ka जो है वो है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। Ka वैल्यू बताता है हमारे को कि एसिड की स्ट्रेंथ क्या है सॉल्यूशन में। वीक एसिड के लिए हम एक और टर्म लेते हैं जिसका नाम है pKa, ठीक है।
पीके जैसे मैंने अभी पहले बताया, एबिलिटी टू लूज हाइड्रोजन, कितना एब्रप्टली हाइड्रोजन लूज करता है उससे पीके वैल्यू, उसकी पीके वैल्यू, उसको हम पीके वैल्यू से डिटरमाइन करेंगे। ओके, पीके वैल्यू यूजुअली होता है नेगेटिव लॉग ऑफ के ए। मान लो ये आपके पास पीएच स्केल है, ठीक है, यहाँ पे ये आपका क्या है, फिजियोलॉजिकल पीएच है, न्यूट्रल मान के चलो, ठीक है, ये हाईली एसिडिक हो गया और ये हाईली बेसिक। क्या होता है कि जब आपका हाईली एसिडिक सोल्यूशन में है तो पॉजिटिव चार्ज होता है अमीनो एसिड में, हाईली बेसिक होता है तो नेगेटिव आता है यूजुअली, ठीक है। अब क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन जो लूज होना है वो अगर जल्दी हो गया, यानी कि मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ओके, मान लो pH 1 पहुंचते पहुंचते लूज हो गया है तो वो काफी एब्रप्ट हुआ, ठीक है, इजीली हाइड्रोजन डोनेट कर दिया एसिड ने, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एसिडिक है, मोर एसिडिक है। और मोर एसिडिक मीन्स उसका Ka वैल्यू जो होगा वो ज्यादा होगा। ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि उसने जितने जल्दी लूज किया है उतने जल्दी वहां पे जो है H पॉजिटिव और A नेगेटिव इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा आएगी, ठीक है। तो आपको पता है कि K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, तो फिर K भी ज्यादा हो जाएगा। और फिर देखो अगर pH 2 में जाके ये हाइड्रोजन लूज कर रहा है, ये तो स्लाइटली एसिडिक होगा, फिर 3 में जाके कर रहा है तो इसकी pK वैल्यू और ज्यादा कम होगी, ठीक है, यानी कि 1 वाला मोर एसिडिक होगा जिसने जल्दी हाइड्रोजन लूज कर दिया pH 1 पहुंचते पहुंचते, जिसने pH 2 पहुंचते पहुंचते लूज किया उसका pK वैल्यू थोड़ा और कम होगा, ठीक है, इसी तरह से pK वैल्यू जाएगा। अब हम देखो जो ये कॉन्सेंट्रेशन लिया हुआ है हमने, ठीक है, जो आपने एसिड जिसकी भी आपने पीके या फिर के वैल्यू निकालनी है, इसका पहले आपने सोल्यूशन ले लिया, ठीक है, एक बीकर ले लिया है, तो फिर आप क्या करते हो कि कितना भी उसकी कॉन्सेंट्रेशन, उसका पीएच और उसका पीकेए, ठीक है, ये 3 डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है जिसका नाम है हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन, ठीक है। वापस से वही एग्जांपल है, एसिड लिया आपने HA और वो डिसोसिएट हो गया है H पॉजिटिव A नेगेटिव में, के वैल्यू अभी अभी मैंने बताई बाय रिएक्टेंट, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे देखो H पॉजिटिव को आपने अलग ही लेके चलना है, ठीक है, इसको यही रख दो, बाकी सारों को शिफ्ट कर दो दूसरी साइड, तो H को वहीं रखा आपने, शिफ्ट कर दिया है, ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे, ठीक है, और ये इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है, अब ये दोनों साइड को लॉग ले लेना है, नेगेटिव लॉग, ठीक है, नेगेटिव लॉग लेना है इस इक्वेशन के बोथ साइड में, तो क्या हो गया, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एसिड बाय आपका ये जो यहाँ पे जो आपका बेस बना है, ठीक है। अब देखो pH नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आपको पता है क्या होता है, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, और pKa अभी अभी हमने पढ़ा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka, pKa इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka, तो यहाँ पे pKa आ गई। अब देखो क्योंकि नेगेटिव लॉगरिथम, ठीक है, कोई भी चीज नेगेटिव है तो ये वो एक्चुअल में 1 अपॉन लॉग होता है, ये माइनस एक्स है तो 1 अपॉन एक्स है वो एक्चुअल में, ठीक है, तो इसका मतलब 1 अपॉन लॉग ये था, ठीक है, तो ये pH इक्वल टू pKa, और यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन लॉग, इस वाले को देखो क्या हो गया यहाँ पे 1 अपॉन लॉग A नेगेटिव बाय HA, ये हो गया, ठीक है। और इसको अगर उल्टा लिखना ही है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा दिया नेगेटिव की जगह, तो पॉजिटिव लगा दिया तो यहाँ पे लॉग ये जो आ गया बेस आपका ऊपर आ गया और ये जो HA एसिड वो नीचे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई इसे कहते हैं हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन, और इससे क्या क्या डिटरमाइन होता है, pH, pK और आपका बेस कितना है और फिर एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ठीक है, ओके। अब देखो जो भी हमने पढ़ा उसका सिग्निफिकेंस क्या है, IIT JEE में जो क्वेश्चंस आते हैं उस पर हम उस कॉन्सेप्ट को हम फोकस करते हैं, ठीक है। अब आयनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड किस तरह से होगी,
देखो पहले सबसे इजी वाला अमीनो एसिड लेते हैं, ग्लाइसिन, ठीक है, जिसका आर ग्रुप भी हाइड्रोजन ही है। क्या कर रहे हो अब आप लोग, आपने टाइट्रेशन कर रहे हो, ठीक है, आप टाइट्रेशन नीचे एसिड रखा है और आपने पीपेट में ले लिया कोई बेस। पीपेट में जो बेस लिया वो आपने सोच लो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, ओके। तो क्या होगा, जब जब सोडियम हाइड्रोक्साइड नीचे गिरेगा तो उसकी ये जो आपने नीचे एसिड लिया हुआ है, कोई भी एसिड, मान लो यहाँ पे आपने ग्लाइसिन अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ग्लाइसिन लिया है यहाँ पे और ऊपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की ड्रॉप आप यहाँ पे टाइट्रेट कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है जो ग्लाइसिन है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ धीरे धीरे घटती जाएगी। क्यों? क्योंकि NaOH में से OH नेगेटिव यहाँ पे जुड़ता जाएगा और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता रहेगा। अब इसको हमने अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है तो हम एक्स एक्सिस में ले लेते हैं हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन को, ठीक है, OH नेगेटिव इक्विवेलेंट कितना हम ले रहे हैं, और फिर हम वाई एक्सिस में ले लेंगे pH किस तरह से चेंज हो रही है, ठीक है। अब देखो जब टाइट्रेट किया, जब आपने एक पॉइंट नीचे एक पॉइंट जो है OH नेगेटिव डाल दिया कहाँ पे, ग्लाइसिन में, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम आ रहा है। उस टाइम पे एक इक्विलिब्रियम किस तरह से आ रहा है कि जो आपका ये, ओके, ग्लाइसिन मैंने बनाया नहीं क्या यहाँ पे, ओके चलो बनाया ही नहीं है। चलो देखो यहाँ पे ये NH3 पॉजिटिव है, COOH, यहाँ पे H, यहाँ पे भी H, ठीक है। तो क्या होगा कि pKa1 पहुंचते पहुंचते क्या हो गया, COOH में से H निकल गया है, और तो ये यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम आएगा pKa1 बोलेंगे उसको, जिसकी वैल्यू है 2.34। इसके बाद जो अमीनो एसिड दिखेगा आपको वो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, CO नेगेटिव और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ठीक है। अब हमने और हमने चाहा कि इसको पूरा हम डिप्रोटोनेट करें, तो हम क्या करेंगे, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को टाइट्रेट करेंगे, ठीक है, और OH डाल देंगे उस बीकर में पिपेट से, तो फिर क्या होगा कि एक और आपके पास pKa वैल्यू आएगी। इस टाइम पे ये pKa2 है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है 9.60, और इस वैल्यू में आपके पास जो अमोनियम आयन है उसका अमाइन बन जाएगा, ठीक है, उसमें से भी हाइड्रोजन चला गया। अब आपके पास जो है ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये है पूरा प्रोटोनेट हो चुका है, डीप्रोटोनेट, सॉरी, ये पूरा डीप्रोटोनेट हो चुका है ग्लाइसिन। अब हम देखेंगे कि इसका पीआई वैल्यू क्या है। फॉर्मूला क्या है उसका पीआई का, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। पीआई मीन ज्विटर आयन का, यहाँ पे किस पीएच में ज्विटर आयन हमें मिल रहा है, ठीक है। तो pKa1 की वैल्यू थी 2.34, pK2, ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया था कि जो ज्विटर आयन जहाँ पे बन रहा है उसके राइट और लेफ्ट का pKa वैल्यू लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे pKa1 2.34 है, 2 क्या है, pK2 9.60, इसका मीन ले लिया तो हमारे पास 5.97 आ गया, यानी कि 5.97 pH पहुंचते पहुंचते आपको ग्लाइसिन ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर में मिलेगा। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, अगर आप इस ग्लाइसिन को एगेरोस जो सॉरी एगेरोस जल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे उसकी, या फिर कोई भी इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं आप ग्लाइसिन की, तो क्या होगा, वो आपको पूछेगा कि वो किस पीएच पे मूव करना स्टॉप कर देगा, वो होगा ये वाला पीएच 5.97, क्योंकि इस पीएच में आपको वो ज्विटर आयनिक्स फॉर्म में मिल रहा है और उसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी होगा, ओवरऑल चार्ज 0 है, तो वो थोड़ की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होगा और एनोड की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होने वाला है। तो बेसिकली इस पीएच पे ज्विटर आयन बन चुका है और फिर वो मूव करना स्टॉप कर देगा। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ओके। अब इसके बाद हम लेते हैं कि फर्स्ट केस, ठीक है, केस नंबर 1 ले लिया हमने, जब आपके पास ये तो हमने ले लिया था कि सी अल्फा, ठीक है, अल्फा कार्बन मतलब जिसके साथ आपके पास फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं वो है सी अल्फा, ठीक है।
ये तो था सी अल्फा में अगर COOH प्रेजेंट है। अगर आपके पास R ग्रुप में भी COOH प्रेजेंट है तब क्या करेंगे आप, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल कौन सा अमीनो एसिड है जिसके पास R ग्रुप में भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो वो अमीनो एसिड है ग्लूटामीन। तो ऐसे केस में हर टाइम पे आपका जो अल्फा कार्बन है वही हाइड्रोजन पहले लूज करेगा, अल्फा कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये है आपके पास यहाँ पे ग्लूटामीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ओके, ये उसका R ग्रुप CH2COOH। ओके, तो पहले क्या होगा कि pKa1 में ये वाला हाइड्रोजन लूज होगा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, और उसकी वैल्यू है यहाँ पे pKa1 की 2.19। उसके बाद जो हाइड्रोजन लूज होना है वो किसका होगा, R ग्रुप का। ऑब्वियस सी बात है कि COOH इज एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो पहले उसी का ही होगा अमीनो से पहले। तो उसके बाद R ग्रुप वाला कार्बोक्सिलिक एसिड डिप्रोटोनेट होगा और इसकी वैल्यू होगी 4.25 इस pKa वैल्यू में। उसके बाद आपके पास अमोनियम भी है, उसके पास भी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है, तो आपके पास pKa2 वैल्यू आएगी। ये थी pKaR जो हमने R ग्रुप से हाइड्रोजन निकाला। उसके बाद pKa2 वैल्यू में हम अमोनियम आयन से निकालेंगे, तो pKa2 की कितनी वैल्यू है 9.67, ठीक है। तो आपके पास ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर आएंगे। अब आपको पता है कि ज़्विटर आयन कहाँ बन रहा है, देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वहां पे आपको एक माइनस नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, CO नेगेटिव NH3 पॉजिटिव, और कोई चार्ज नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 है ओवरऑल चार्ज। तो ये है ज़्विटर आयन। अब आपने जो आइसोइलेक्ट्रिक pH की वैल्यू लेनी है वो इसके राइट वाले pKa वैल्यू जो कि pKr है हमारे पास, उसकी, और इसके लेफ्ट की जो हमारे पास pKa1 है, इन दोनों को ऐड करके लेनी है, ठीक है। तो pKa1 की थी 2.19 और ज़्विटर आयन के ठीक राइट में हमारे पास जो R ग्रुप में से निकला था उसकी pKa वैल्यू है 9.67। तो इनका मीन निकाल दिया तो ये 5.98 इस pH वैल्यू में आपको ग्लूटामीन ज़्विटर आयनिक्स फॉर्म में मिलेगा। ओके, आपके पास जो ऐसे अमीनो एसिड है जिनके R ग्रुप में अमाइन ग्रुप लगा है या फिर अमीनो ग्रुप लगा है, ठीक है, NH3 NH2 कुछ भी लगा हो सकता है, ठीक है। तो इस वाले केस में भी ये सेम है, सेम कॉन्सेप्ट जाएगा। सबसे पहले आपका अल्फा कार्बन में से डिप्रोटोनेशन होगी, पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड का डिप्रोटोनेशन होगा, उसके बाद जाके जो pKa1 तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ही होगा, उसके बाद जो pKa2 होना है वो अल्फा कार्बन के अमीनो का ही होगा, उसके बाद जाके pKa3 होगा आपके R ग्रुप के अमीनो का। ओके, और उसमें आप देख लेना कि आपका जो ज़्विटर आयन किस pKa वैल्यू में बन रहा है, तो उसके लेफ्ट और राइट वाली pKa वैल्यू को ऐड करके उनका मीन निकाल के आप pi वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और फिर MCQ के लिए मैं टेलीग्राम के ग्रुप में MCQs डाल दूंगी और नेक्स्ट लेक्चर में उनके आंसर भी डिस्कस होंगे।